बढ़िया, बोल तो दिया करो बढ़िया हो। चलिए, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की और हिमालय की। हिमालय की नदियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। हिमालय की नदियों में 3 नदी तंत्र पड़े हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीनों की बात हो गई। तीनों कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम, इनका मुहाना, ठीक है, सहायक नदियाँ, और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन गिर रही है, विशेषता क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट नगर किसके आसपास है, सब हो गए यहाँ से। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है हमारी नदियों का, वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो हमारा प्रायद्वीप है, अगर सिंपल मैं पूछ लूँ सिंपली तुमसे कि भाई प्रायद्वीप पुराना है या हमारा उत्तरी मैदान पुराना है? प्रायद्वीप पुराना है, ये हमारा प्रायद्वीप है। तो ये पुराना है, इसका मतलब यहाँ की नदियाँ भी पुरानी होंगी, ऑब्वियसली नदियाँ भी यहाँ की पुरानी ही होंगी। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं, चाहे तो वो इस दिशा में बह रही हैं, चाहे वो इस दिशा में बह रही हैं, या फिर वो इस दिशा में बह रही हैं, या कोई सा भी डायरेक्शन फ्लो कर रही हो, वो है हिमालय की नदियों से पुरानी। हिमालय से जो भी नदी निकली, वो सब की सब कंपैरेटिवली इनके तुलना में नई है। कैसे नई है, कैसे मानोगे इस बात को, कैसे प्रूव करोगे इस बात को कि वो नई है नदियाँ? जो बाद में बना वो तो नया ही होगा, और इसकी वजह से जब ये टकराया तिब्बत वाली प्लेट से, तभी तो हिमालय बना, उसके बाद वहाँ की नदियाँ बनी। इट मीन्स ये जो यहाँ थी पहले से नदियाँ, ये पुरानी है। अब ये पुरानी है तो बहुत लंबे समय से बह रही है। जिस घाटी में बह रही हैं, वो घाटी भी अवसादों से भर गई होगी। अवसाद आप समझे ना, कचरा, कूड़ा, करकट, तलछट जो भी नदी लेके आ रही है अपने साथ, वो सब का सब क्या है? अवसाद। तो घाटी अवसादों से भर गई है, प्लस यहाँ के पर्वत हों चाहे यहाँ के हों, इन पे ग्लेशियर्स की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, या यूँ कहें है ही नहीं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स अगर नहीं है तो फिर नदी को पानी कहाँ से मिलता है? हिमालय बहुत ऊंचा है, हिमालय में ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स मतलब हिमनद, बर्फ के बहुत बड़े क्षेत्र जिनसे नदी को पूरे साल पानी मिलता रहता है। बट यहाँ तो नहीं है, फिर इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? इसका मतलब है यहाँ की जो नदियाँ हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ वाटर बारिश है। अगर बारिश है तो पानी है, बारिश नहीं है तो पानी नहीं है। तो इस आधार पर तो ये नदियाँ मौसमी हैं, सीजनल। इनकी जो घाटी है वो उथली है। अगर उथली है, नाली अगर अच्छी खासी गहरी है तो पानी बह के निकल जाएगा, और ये कम गहरी है तो पानी साइडों में को भी तो बहेगा। इसका मतलब इनकी घाटी उथली है तो चौड़ी भी होगी, पानी साइडों में बह के जाएगा। तो इस आधार पे इनको बूढ़ी नदियाँ कह सकते हैं, मौसमी नदियाँ कह सकते हैं, उथली घाटी वाली नदियाँ कह सकते हैं। समझ रहे आप? अब अगर घाटी उथली है, पानी की गहराई कम है, तो क्या नाव चलेंगी? नहीं चल सकती नाव। आपने बरसातों में पानी बढ़ गया, आपने उस समय नाव चला भी ली, बाद में क्या करोगे? बाद में तो पानी है ही नहीं, नाव कैसे चलेगी? तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो पहले मैं कुछ विशेषताएं लिखवा देता हूँ, उसके बाद नदियों का डिस्कस। अब जो उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, तुम यहाँ देख पा रहे होंगे, कुछ तो गिर रही हैं इधर अरब सागर में, कुछ गिर रही हैं इधर बंगाल की खाड़ी में। एक और ख़ास विशेषता है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो बड़ी नदियाँ हैं, बड़ी, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये निकलती पश्चिमी घाट से हैं यहाँ से, और गिरती कहाँ जाती हैं?
बंगाल की खाड़ी में। इससे एक चीज़ का और पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है उसका ढाल मुख्य रूप से किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। फिर इसका अपवाद भी है, दो नदियां ऐसे बह रही हैं, ये पूर्व से पश्चिम, नर्मदा और ताप्ती, वो क्यों बह रही हैं उस पर बात कर लेंगे। वो भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश का जो झुकाव था वो अरब सागर की तरफ चला गया। फिर कुछ नदियां निकल के विंध्याचल से उत्तर की तरफ बह रही हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है। कोई गंगा में मिल रही है तो कोई यमुना में मिल रही है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रूव होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका ढाल इधर भी है, उसका ढाल इधर भी है, उसका ढाल इधर भी है, उसका ढाल एक जैसा ढाल नहीं है। अगर हम मैदान की बात करें, गंगा के मैदान की, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की, गंगा के मैदान की बात करें तो सारी की सारी नदियाँ लगभग इधर ही जा रही हैं। इसका मतलब इसका ढाल तो मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ है, बट यहाँ देखो चारों तरफ ढाल है। तो कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है, हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है। अधिक पुरानी है। अब नदियाँ अधिक पुरानी है तो घाटी कैसी मिलेगी, उथली, जिसके कारण इनकी घाटी, जिसके कारण इनकी घाटी, इनकी घाटी उथली है। कैसी है, उथली तथा चौड़ी है, उथली तथा चौड़ी है। घाटी उथली और चौड़ी है, याद रहेगा इतना। इसके बाद यहाँ की नदियाँ, यहाँ की नदियाँ मुख्य रूप से बरसात, मुख्य रूप से बरसात के जल पर, बरसात के जल पर निर्भर है, बरसात के जल पर निर्भर है। इसका मतलब है बारिश है तो पानी नदियों में है, बारिश नहीं है तो पानी नहीं है। ठीक है, बरसात के जल पर निर्भर है। और इसका बाद अगला लिख लीजिए पॉइंट, इसी कारण इन्हें मौसमी नदियाँ, मौसमी मतलब सीजनल, मौसमी नदियाँ कहा जाता है, मौसमी नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या ये नौकागम्य है। नौकागम्य का मतलब जहाँ नाव चलाई जा सके, ये नौकागम्य नहीं है। इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की नदियाँ नौकागम्य नहीं है, नौकागम्य नहीं है। यहाँ की नदियाँ नौकागम्य नहीं है। अब अगर नौकागम्य नहीं है तो हम चाहते हुए भी यहाँ पर जल परिवहन का विकास नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, पानी बहुत कम है, पानी नहीं है तो फिर जल परिवहन किसके ऊपर विकसित होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का प्रमुख वर्गीकरण
प्रमुख वर्गीकरण दो भागों में है। कौन कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नंबर 2, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। वर्गीकरण मेन क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कुछ और कुछ अरब सागर में, इनकी जो विशेषता है मुख्य रूप से वो हमें करनी है। चलिए अब पहली हेडिंग डाल लीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहली हेडिंग है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ऐसी नदियाँ जो कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ नदियों के नाम बता सकते हो? जैसे कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनके साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं। महानदी, स्वर्णरेखा, बताओ। महानदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी। हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को उड़ीसा की तरफ से नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 आप लिखेंगे इसमें, नंबर 1 लिख लीजिए महानदी। महानदी, अब महानदी निकलती कहाँ से? कहाँ से निकलती है? लिखो, इसका उद्गम स्थल महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रायपुर में। रायपुर कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कौन सी पहाड़ी है? सिंघावा। सिंघावा पहाड़ी से होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। गिरती कहाँ है? यह है उड़ीसा में। उड़ीसा में कटक के निकट, कटक के निकट डेल्टा बनाती हुई कटक के निकट डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगर पूछ ले इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, तो लिख लो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियाँ
नंबर 1 जोंक, तेल, हसदे, जोंक, तेल, हसदे, शिवनाथ, जोंक, तेल, हसदे, शिवनाथ आदि। बहुत सारी इनसे काम चल जाएगा। जोंक, तेल, हसदे, शिवनाथ आदि, ये तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इस नदी पे क्या कोई बांध वगैरह बनाए गए हैं, क्या कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं? तो लिख लीजिए कि महानदी पर स्थित, महानदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, महानदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, महानदी पर स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है इसके ऊपर जो बनी है, बहुत फेमस भी है। कौन सी है? कौन सी? हीराकुंड। नंबर 1 हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड हीराकुंड परियोजना, इनके बारे में डिटेल्स में नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ा सा बस समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो। अच्छा, हीराकुंड के बाद लिखो टिकरपाड़ा, टिकरपाड़ा, टिकरपाड़ा के बाद नंबर 3 नाराज, 2 टिकरपाड़ा, नंबर 3 नाराज। ये बांध बनाए गए हैं इसको, ठीक। अच्छा, परियोजनाएं या बांध में भी बनाए किस लिए जाते हैं? इनका नाम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों है, बता रहे कोई? बहुउद्देशीय परियोजना किस लिए है? अब नाम से समझ जाओगे कि एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है। कौन कौन से उद्देश्य पूरा कर सकती हैं? सबसे पहले, अच्छा नदी पे आप खुद सोचो, नदी पे बांध बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, कौन बताएगा? देखो, सबसे पहली समस्या, अगर बारिश आई तो क्या खड़ी हो गई? बाढ़। तो बाढ़ किस वजह से आई कि बहुत सारी जगहों से, पहाड़ों से पानी लेके नदी नीचे आई। जब नदी नीचे आई तो नदी पहाड़ों से आई तो उतर भी गई, पर नीचे आके पानी फैल गया, नीचे आके पानी फैल गया तो नदी ने क्या पूरे क्षेत्र में बाढ़ फैला दी, बाढ़ का पानी फैल चुका है। अब सबसे पहली समस्या थी कि बाढ़ को कंट्रोल करो, तो हमने दीवार लगा दी, हमने दीवार लगा दी, दीवार लगा के पानी को रोक लिया, यहाँ पानी रोक दिया। अब जितना जरूरी है उतना छोड़ेंगे। भाई बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, हमने दीवार लगा के रोक दिया। अब रोक दिया है तो जितना पानी बाढ़ की स्थिति पैदा ना करे उतना छोड़ देंगे। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, ये दीवार खतरे में आ जाएगी, तो छोड़ना पड़ेगा। हर बरसात में यमुना नदी दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पानी बहुत सारा आ जाता है। किस बांध से, किस बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ते हैं? हथनी कुंड बैराज से, हथनी कुंड बैराज, सही याद है इसे, हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये दीवार टूट जाएगी, और ये दीवार टूटने का मतलब सारा पानी एक साथ आएगा फिर, इसलिए पानी बढ़ा के छोड़ते हैं। अब कंडीशन अगर ऐसी आ जाए, बहुत सारा पानी है, तो बाढ़ फिर भी यहाँ आएगी भाई, तो एक बांध यहाँ बना दो, कुछ हद तक कंट्रोल होगा, फिर एक बांध यहाँ बना दो, फिर भी नहीं आ रहा कब एक और बना दो। कोशिश यही है कि बाढ़ को कंट्रोल कर लिया जाए, सबसे पहला टास्क तो यही था। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने पानी भर लिया,
इस पानी को नहर खोद के दूसरी जगह पहुंचा दो, ऐसी जगह जहां बारिश ना होती हो, ऐसी जगह जहां सूखा पड़ता हो। तो यहाँ से बाढ़ की समस्या कंट्रोल हुई और यहाँ से सूखे की समस्या कंट्रोल हुई। क्योंकि नदी का पानी है तो पीने योग्य है, इसी से पीने की पाइपलाइन बिछा दो। अब इस काम में कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार जनरेट हुआ है नहीं हुआ? हजारों लाखों आदमी लग गए, उनको रोजगार मिला, एक और काम हो गया। एक और बात, जब बांध बना है तो यहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे। आपने बहुत सारी रील्स देखने को मिलती है उनकी, बांध पे जाके लोग वीडियो बना के डालते। क्यों जाते हैं बांध पे? इसीलिए जाते हैं देखने के लिए कैसा बना था टूरिस्ट। अब कितनी सारी समस्याएं हल हुई, पहली बाढ़ की, दूसरी पीने का जल, तीसरी सिंचाई, चौथी सूखा तो हुआ, उसके बाद रोजगार, उसके बाद पर्यटन। कितने उद्देश्य हैं? और भी कोई निकल आएगा, और भी उद्देश्य निकल आएगा। इसका मतलब है कि बहुउद्देश्य है जिस योजना के, उसको क्या कहा गया? बहुउद्देशीय परियोजना। तो उनमें से ही हमने हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी पे। याद रहेगा, टिकरपाड़ा, नराज, ये सब की सब परियोजना किस पे है? महानदी पे। याद रहेगा। चले आगे, चलिए। अगर किसी को समझ आ गया हो तो बताइए, देखते हैं तो पूछे। चलिए, इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, ये तीनों नदियां एक साथ इसलिए क्योंकि एक साथ ही इनका काम है। ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। ठीक है। अब इनमें से दो नदियां तो ऐसी जिनका उद्गम एक ही जगह से है, दो नदियों का उद्गम एक ही जगह से। तो देखो इसमें ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी एवं स्वर्णरेखा रांची के निकट। रांची कहाँ है, किस राज्य में है? रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर वैतरणी कहाँ से निकलती है? वैतरणी, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से। फिर स्वर्णरेखा, वैतरणी कहाँ से निकलती है? वैतरणी, अगला देखो, वैतरणी उड़ीसा में कौन सा पठार है? उड़ीसा में क्योंझर पठार। क्योंझर पठार से निकलती है। उड़ीसा में क्योंझर पठार से। लिख लिया हमने, उड़ीसा में क्योंझर पठार से। ठीक है। इसके बाद एक और लिखा होगा, कोयल एवं सांख नदियां। कोयल एवं सांख, कोयल एवं सांख नदियां, दो नदियां होंगी, एक कोयल और एक सांख। कोयल एवं सांख नदियां मिलकर किस नदी का रूप लेती हैं? कोई अंदाजा इन तीनों में से किस नदी का रूप ले रही है? बताओ किसका? जोर से ना। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इसीलिए मैं जोर से बोलवा रहा हूँ। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी का। मिलकर ब्राह्मणी नदी का रूप लेती है।
मिलकर ब्रह्मणी नदी का रूप लेती है। अगर मैं जोर से बोलने को कहूँ तो समझ लो कि तुम सही बोल रहे हो, कम से कम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मुझे पता है, तो अगली बार सही जवाब और मिलेगा। ठीक है, इसके बाद लिखो स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है, कौन सा, कौन सा, लिखो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा प्रपात है, अब बताओ तुम, देखा कौन सा, नहीं इंद्रावती पे है। स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, याद रहेगा, हुंडरू जलप्रपात स्थित है, हुंडरू जलप्रपात स्थित है कौन सी नदी पे, स्वर्ण रेखा पे, याद रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और ये नदियां गिर कहाँ रही हैं बताओ, ये नदियां जाती कहाँ सारी, इनका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, इतना तो समझ गए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पूछ लेगा, इसके अन्य नाम पूछ लेगा, इसकी कुछ सहायक नदियां पूछ लेगा, इस तरह से सवाल बन सकता है। तो लिख लीजिए ये है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। बड़ी का मतलब यहाँ लंबी भी है, बड़ी का मतलब यहाँ लंबी से भी है, 1465 किलोमीटर लंबी है ये। बड़ी का मतलब यहाँ पे लंबाई से भी है 1465 किलोमीटर, किसी किताब में 1 किलोमीटर इधर मिल सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर पूछ ले कि ये निकलती कहाँ से है, यही पूछा गया बहुत बार कि उद्गम कहाँ से है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहाँ से, नासिक। देखिए सिंपल, कई बार ना चीज़ों को इतना उलझा के लेके जाता है, वो महाराष्ट्र छोड़ दीजिए नहीं पूछेगा, तो जिला पूछ लेगा। सबको पता है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक से निकल रही है, सबको मालूम है इस बारे में, बट वो जिला पूछ लेगा किस जिले में है भाई। हाँ सही बात है, नासिक, पर ये सब पूछा एग्जाम में जब आएगा ना तो वहाँ निकल जाएगा दिमाग से, एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। तो लिख लीजिए इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक जिले में महाराष्ट्र में नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की, महाराष्ट्र में कौन सा जिला, नासिक, और पर्वतमाला पश्चिमी घाट। अब पहाड़ी का नाम बताओ, कहाँ से निकलती है, त्र्यंबक से। त्र्यंबक या त्र्यंबकी से, पश्चिमी घाट के त्र्यंबक, त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर एक ही है, त्र्यंबक से निकलती है और गिरती कहाँ है, जाती कहाँ है बह के, बंगाल की खाड़ी। आप समझ पा रहे हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है, इधर ये यहाँ से एक नदी निकली, यहाँ से और घूमती फिरती कहाँ जाके गिरी, जबकि उसके लिए नजदीक कौन सी जगह थी, अरब सागर, वो नहीं गई। क्यों, क्योंकि ढाल इधर ही है, प्लस वो पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से से निकली, तो ऊपर को चढ़ के तो जाएगी नहीं, उधर ढाल मिला, पानी, देखिए पानी हमेशा ढाल का अनुसरण करता है, तो यहाँ ढाल तब रहती हुई निकल गई। अब सबसे लंबी नदी है
तो उसी की वजह से भारत में आमतौर पे सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कह देते हैं। बहुत पुरानी है, इसलिए बूढ़ी गंगा भी कह देते हैं, दक्षिण की गंगा भी कह देते हैं, या दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, इसी तरह से इसके नाम। तो लिख लो इसका आयु आकार व लंबाई के आधार पर, 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 आयु आकार व लंबाई के आधार पर बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, और तीसरा व्रत गंगा। व्रत गंगा कहा जाता है। 3 नाम है इसके, और कंफ्यूजन नहीं रखनी। एक नदी को और कहते हैं दक्षिण की गंगा, उसको क्यों कहते हैं उसमें भी बात होगी, उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये नदी यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, 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 प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है? पहले तो महाराष्ट्र में होगा जहां से निकल रही है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद ये बहुत बड़े क्षेत्र में रहती है ना। तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और पुडुचेरी तो आएगा यहाँ पे, पुडुचेरी, पुडुचेरी। आप समझिए कितने राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ लिखेंगे, प्रमुख सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ यहाँ मिलेंगी जिनका नाम गंगा गंगा करके मिलेगा। वेन गंगा, पेन गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तमाम दुनिया की यहाँ नदियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए प्रमुख सहायक नदियों नंबर 1 पूर्णा, पूर्णा, वर्धा, पूर्णा, वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा, इंद्रावती, इंद्रावती आदि बहुत सारी हैं। इन्हीं से सवाल बनता आया अभी तक, जो भी सवाल बना यहाँ से हो जाता है। तो तुम्हें और भी याद करनी है तो तुम किताब है, फ्री हो, तुम्हें भी याद कर सकते हो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हुआ है बच्चों से कि भाई एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पढ़ लेने का खेल नहीं है, एग्ज़ाम है खेल रणनीति का। अगर आपकी रणनीति सही है और आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने के बाद ये समझ लिया है कि सवाल इस तरह से और इन क्षेत्रों से बनता है, तो आप उसको उसी दायरे में रह के पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम सबसे बड़ा खेल, हमारे सर बताते थे, एग्ज़ाम ज़्यादा पढ़ने का खेल नहीं है, ज़्यादा पढ़ने का तो कोई खेल है ही नहीं वहाँ। एग्ज़ाम है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो खास बात है छोड़ देना। क्या छोड़ना है? अगर तुम्हें ये आ जाए
भाई करंट की पत्रिका आती है। अभी आजकल मार्केट में एक वनडे एग्जाम्स के लिए स्पीडी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। आप स्पीडी की एक पत्रिका लाइए, लगभग 100, मैंने अभी खरीदी थी कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा उसमें 120-25 पेज हैं। उसे आप पढ़ने लगो, याद करने लगो ना, तो पूरा महीना जाएगा और वो याद नहीं होगी। इसका मतलब सारी नहीं पढ़नी है, इसका मतलब सारी पढ़नी ही नहीं है। तो क्या पढ़ना है वो तो मायने रखता है, क्या ऐसा है जिसे पढ़ना ही नहीं है, उसका पता चलेगा पिछले साल के सवाल पढ़ के। पिछले कुछ सालों में जहाँ से सवाल बार बार बन रहा है, आप समझ जाएंगे कि इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ से सवाल अक्सर बनता है। तो एग्ज़ाम की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि इसे छोड़ दो, यहाँ से सवाल कभी नहीं बनता। जैसे इतिहास की बात कर लें हम, इतिहास में प्राचीन से बनता है सवाल, सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आधुनिक भारत से, और एक मध्यकाल वाला ऐसा क्षेत्र है। अगर मुगल्स से पहली बात करेंगे, उसमें मुगल से तो सवाल आते हैं, सवाल बहुत कम आते हैं। कभी बनेगा सवाल तो सल्तनत काल से बन जाएगा। तो पूरा का पूरा समय क्यों बर्बाद करना वहाँ? सवाल कितना आएगा? मैक्सिमम 1, और कई बार वो आता ही नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम का असली खेल है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कितना तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, तो छोड़ देना है ना जो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी। कृष्णा कृष्णा नदी कृष्णा नदी गोदावरी की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। इन दोनों का संयुक्त रूप से एक बहुत बड़ा रोल है। यूँ कहा जाए कि दक्षिण भारत का जो पेट भरा जा रहा है अन्न से, उसमें इन दोनों नदियों का योगदान है बहुत बड़ा, तो गलत नहीं होगा। अभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए कृष्णा नदी में आप लिखिए प्रागद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, प्रागद्वीपीय भारत की, प्रागद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। प्रागद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कितना समझ में आ रहा है? तो इसका उद्गम कहाँ से है? तो लिख लीजिए इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम स्थल और महाबलेश्वर कौन सी पर्वत श्रेणी में है? किस पर्वत श्रेणी से है? उसने महाबलेश्वर दिया ही नहीं, ऑप्शन दे दिया कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल। कहाँ है? वही कह रहा हूँ ना। तो इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट के किसे? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से है। कहाँ से निकल गई? महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर से निकल के कहाँ निकल गई? कहाँ निकली? निकली पश्चिमी घाट से, और गिर कहाँ जाकर रही है? बंगाल की खाड़ी। तो लिख लीजिए तथा इसका, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। निकल कहाँ से रही है? महाबलेश्वर से। क्या रहेगा? चलो इसके बाद देखो इसका प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये बहती है, इसका प्रमुख क्षेत्र, इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ से निकल रही है? महाराष्ट्र से। तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र के बाद कहाँ जा रही है? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और एक राज्य और है, कौन सा?
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से एक राज्य बना था, उसका क्या नाम है? क्या था? आवाज नहीं आ रही भाई। तेलंगाना। ये इन राज्यों में बहती है। अब इसकी भी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिससे कई बार सवाल आया है। सवाल बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी? और मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की। ठीक है, तो लिख लो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है नंबर 1 भीमा, तुंगभद्रा। प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, वरुणा, कोयना, वरुणा, कोयना, वरुणा, कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि। तो गंगा यहाँ भी है, तो उधर उधर वेदगंगा और पेनगंगा, और इधर पंचगंगा और दूधगंगा। ठीक है, वरुणा, कोयना, समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहती है। अब ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिर रही है? दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। अब जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना जाके, तो इन दोनों ने एक बहुत बड़ा बेसिन बनाया ये, और इनका जो बेसिन है उसे बोलते हैं केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन। और केजी बेसिन बहुत बड़ा क्षेत्र है अनाज खाद्यान्न के उत्पादन का। केजी बेसिन, जब पूर्वी घाट लिखवाया था मैंने तो बताया था कि पूर्वी घाट खुद से पहले से ही कटा बटा है। अगर पश्चिमी घाट की स्थिति ऐसी है तो पूर्वी घाट की कुछ ऐसी है, ऐसी कहीं है कहीं नहीं है, गायब सा है। उसमें भी कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में साफ है, कुछ नहीं है, यहाँ इनका मैदान है। तो इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है दोनों का। दोनों के जो इनके डेल्टा हैं लगभग मिल चुके हैं, दोनों का एक बहुत बड़ा मैदान बन चुका है, और वहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे खेती की जाती है। ठीक है, और केजी बेसिन में ही गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, और निकालना बाद की बात है, फिलहाल तो मिल गए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसमें आयतन हो गया था, एक और पॉइंट लिख लीजिए। तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगभद्रा की सहायक नदी, ये है ना तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी, हंगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी, और हंगरी का एक और नाम है वेदावती, वेदावती, हंगरी ब्रैकेट में लिख लेना, वेदावती, वेदवती या वेदावती। अब हमारे यहाँ तय बोलते हैं, साउथ में तय। जैसे हमने इंग्लिश में अगर से वेदावती लिखा है तो VATI लिखेंगे, और साउथ वाले लिखेंगे VATHI। तो ये वेदावती उस तरह से आपको वेदावती लगेगा, एक्चुअल में क्या है ये? वेदावती। याद रहेगा? चलिए इसके बाद अगली नदी का नाम लिखेंगे कावेरी,
अगली नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह यूँ कहें कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। कावेरी नदी को आप दक्षिण भारत से हटा दीजिए, कई सारे राज्य प्यास से मर जाएंगे। आपको मालूम है हमारे यहाँ, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, पानी की ज़रूरत है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नल का, ट्यूबवेल का। ऐसा तो नहीं है कि तालाब से जाके पानी भरना है, नहीं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन के नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास है। बट जब हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत बना है लावा के निक्षेपों से। तो नीचे पानी कहाँ से जाएगा? नीचे पानी तभी तो जाएगा जब बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होंगे और नदी का पानी रिस रिस के नीचे भर जाए। आपको मालूम है ना, जमीन के नीचे जो पानी हम निकाल रहे हैं वो कहाँ भरा हुआ है? इस तरह के बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर जमीन के नीचे। जब हिमालय बन रहा था, ये हिस्सा टकराया, हिमालय बन रहा था, तो यहाँ पे बीच में जगह जो खाली थी उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स भर गए, बहुत बड़े क्षेत्र में। तो इधर से नदियों ने अवसाद जमा किए, कुछ इधर से नदियों ने अवसाद जमा किए। तो पहले ये ऐसे भरा, और जो पानी था ना वो इनके बीच में ऐसे भरा हुआ है। यहाँ है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। आप समझ पा रहे? अब एक कंडीशन ऐसी है, वहाँ नीचे कुछ है ही नहीं, तो बोर करके निकालोगे क्या? बोर करके निकालोगे क्या? अब आप कहोगे जी चेन्नई और विशाखापट्टनम में तो अंडरग्राउंड वाटर है, तो आप भूलिए मत, विशाखापट्टनम और चेन्नई तट पे हैं, और तट बनाया है नदियों ने जमाव से, वहाँ नीचे पानी है, बट वो भी खराब होता जा रहा है। तटों की सबसे बड़ी समस्या मालूम है क्या है? तटों की सबसे बड़ी समस्या है कि समुद्र का जो पानी है तटों के अंडरग्राउंड वाटर में घुस जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता। और हमारी स्थिति देखो कि हम पानी को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि कभी ख़त्म नहीं होगा। एक आंकड़ा है 97.2% पानी पूरी ज़मीन पे जो है ना, उसका 97.2% पानी समुद्रों में है। और समुद्रों में पानी है वो पीने योग्य है क्या? नहीं है। उसके बाद जो पानी है वो मीठा है, उसमें से झील है, तालाब है, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, नदी है। आपको मालूम है नदियों में कुल कितना पानी है? पृथ्वी के टोटल पानी का नदियों में कितना पानी है? 0.01%। नदियों में सिर्फ इतना ही पानी है, झीलों में भी नदियों से ज़्यादा है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है। ये पक्का है कि तुमसे जो पहली जनरेशन है वो पानी का अपने अंडरग्राउंड वाटर को ख़त्म होते हुए नहीं देखेगी, ये पक्का है। तुम ज़रूर देख लोगे अगर ऐसे चलता रहा तो अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। 45 फीट के बोर में पानी आ जाता था पहले, अभी 120 पे आता साफ पानी। राजस्थान चले जाओ, 300-400 फीट नीचे पानी है। वहाँ भी पहले हमारी तरह अच्छा था क्षेत्र, और सबका सब कहाँ जा रहा है आप देख रहे हो। बारिश हर साल डिस्टर्ब हो रही है, और हमारा ज़मीन के नीचे से पानी को ऊपर लाना, हम क्या कर रहे हैं? हम इस पानी को एक बहुत ही तेज स्पीड से ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स इनके माध्यम से खींच रहे हैं, और जो बारिश का पानी धीरे धीरे रिस रिस के नीचे जाता है ना, उससे लगभग 1:10 के रेशियो से निकाल रहे हैं पानी। तो कितनी जल्दी ख़त्म होगा। गर्मियाँ जैसे आती हैं, जो नल होते हैं ना हाथ वाले गांव में, वो पानी देना बंद कर देते हैं। पहले नहाते थे हम लोग, तुमने देखा होगा गांव से जो आते हैं कि बाल्टी भरी बाथरूम में रख के बाल्टी से नहा लिए। बॉयज़ नल पे ही नहा लेते थे। और आज क्या होता है? बटन दबाया, भैंस भी उससे ही नहा रही है, 1 बाल्टी की जगह 20 बाल्टी से, और हम भी 5 बाल्टी के पानी से नहा रहे। सारा पानी जा कहाँ रहा है? बर्बाद हो रहा, तालाब में जा रहा है, उड़ के वापस ऊपर। बारिश वैसे ही नहीं हो रही, क्योंकि जितना पानी हमने हवा में उड़ाया है ना, वो काफ़ी नहीं है बारिश के लिए, वो वहीं खराब हो जाएगा। तालाब पूरे साल लबालब भरे रहते हैं। पहले क्या होता था? गर्मियों में नालियाँ सूख जाती थी, कह रहे थे ना गाँव में मच्छर नहीं होते,
इसीलिए नहीं होते थे। गर्मियों में क्या हुआ, सारा पानी सूख गया, नालियों का तालाब सूख गए, मच्छर कहाँ पैदा होगा, पानी नहीं है तो मच्छर भी नहीं है गांव में। अब पूरे साल तो पानी है, तो मच्छर के लिए पर्याप्त अच्छी कंडीशंस हैं पैदा होने के लिए, ठीक है। तो कावेरी नदी भी इसी वजह से कि पूरे साल उसमें पानी है, क्यों है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, कावेरी की है नहीं, और मैंने पहले भी बताया हमारी उत्तर भारत की नदियां या हिमालय की नदियों का जल का मेन सोर्स है हिमनद, क्या है, ग्लेशियर। और दक्षिण भारत की नदियों का मेन सोर्स क्या है, बारिश। इसका मतलब बारिश है तो इन नदियों में पानी है, और बारिश नहीं है तो पानी नहीं है। इसका मतलब कावेरी नदी को पूरे साल बारिश का पानी मिल रहा है कहीं ना कहीं से, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिख लीजिए कावेरी नदी, पहली हेडिंग आपकी अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी लिख लीजिए। इसका उद्गम कर्नाटक के, इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कुर्ग जिले में कौन सी पहाड़ी से, चलो पहाड़ी का नाम तो बता दो। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और उसके पश्चात बहती हुई कहाँ कहाँ जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक। इसका क्षेत्र लिख लो, इसका क्षेत्र, बाकी नदियों का मैं क्षेत्र ना भी लिखवाता तो भी काम चल जाता, इसका लिखवाना जरूरी था। आप समझोगे क्यों जरूरी था। इसका क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आप एक बात का जवाब दें मुझे, फॉर एग्जाम्पल सपोज बैंकों की 10 दिन की छुट्टी पड़ने वाली है, 10 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी तो एटीएम में कैश तो डालने कोई जाएगा नहीं 10 दिन, इसका मतलब एटीएम खाली होने वाले हैं। और छुट्टी का 7वां 8वां या कोई भी दिन है, एटीएम्स खाली हो चुके हैं। शहर में 20 एटीएम है, 18 खाली हैं, कुछ नहीं है, 2 में पैसे हैं, तो भीड़ कहाँ मिलेगी, यही होगा ना। जो खाली हैं उन पे लड़ाई किस बात की, जब पैसे, अब एक दौर है सब एटीएमों में पैसे हैं, तो भीड़ कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं, सबसे काम चल रहा है, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ है, पूरे दक्षिण भारत में सारी नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं। ये अकेली नदी है जिसमें गर्मी में भी पानी है, बरसात में तो है ही सब में, इसमें गर्मी सर्दी सब पूरे समय पानी है। और किन राज्यों से बहती है, कर्नाटक, केरल और, अब तीनों में लड़ाई है, तीनों में विवाद है, इसी को बोलते हैं कावेरी जल विवाद। उसके बारे में एक लाइन बाद में लिखूंगा, उसमें आगे चलिए। देखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। क्या कही जाती है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा। अब किस लिए कही जाती है ये और बता दो, हमारे यहाँ गंगा का इम्पोर्टेंस किस लिए है। हमारे यहाँ पानी की तो समस्या है नहीं कि हम गंगा को पानी की उपलब्धता के आधार पे बहुत पवित्र मान रहे हैं। गंगा का पानी खराब नहीं होता है, प्योर है, और हम मानते हैं कि भाई गंगा देवी है, हमारा मानना यही है, तो गंगा पवित्र है। दक्षिण भारत में ऐसा क्या है, क्योंकि वहाँ पूरे साल पानी है। आप खुद समझिए, आप घर जाएं, आपको खाना ना मिले, पूरी फैमिली घर रहती है, खाना जाते मिला नहीं, कपड़े भी धोने हैं, काम करना, तो जो सम्मान वाली स्थिति है वो कहाँ रहेगी। मतलब मुझे क्या ही तो लाभ हो रहा है, तो लोगों से पैसा भी खुद कमा रहा हूँ, सारे काम खुद कर रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब। और एक तरफ घर गए, सारा पढ़ाई के लिए पैसा भी मिल रहा है, कपड़े धुले, खाना बना मिल रहा है, तो सम्मान तो आएगा ना यार, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं।
वैसे ही कावेरी नदी उन राज्यों के लिए इतना करती है कि उन्हें पूरे साल पानी देती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए सम्मान की बात तो होगी ही होगी। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है किस वजह से, लिख लो वर्ष भर, ब्रैकेट में लिखना वर्ष भर जल की उपलब्धता के कारण, वर्ष भर जल की उपलब्धता के कारण। आप समझ गए इस बात को या नहीं? इसके बाद आप लिखेंगे कावेरी नदी के डेल्टा को, कावेरी नदी के डेल्टा को क्या कहा जाता है? कावेरी नदी के डेल्टा को क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि पूरे साल पानी है, और चावल की फसल किससे उगेगी? पानी से। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे इसकी वर्षों जल की उपलब्धता है, ये बात होगी। चलिए आज इसका लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर खत्म करते हैं इसे। लिखिए कावेरी नदी आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। बताओ क्या नाम है उसका? शिव समुद्रम। उसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, अब एक सवाल है, कावेरी नदी में स्थित द्वीपों पर बसे शहरों के नाम। कावेरी नदी में स्थित द्वीपों पर बसे शहरों के नाम। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मुलाकात होगी अगली क्लास में। ठीक।